तो एक क्वेश्चन लिखो बच्चे। मान के चलो कि एक रॉड है। ठीक है। इसकी लेंथ दे रखी है बच्चे 0.1 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 0.02 मीटर स्क्वायर। K1 दे रखा है 79 वाट पर मीटर केल्विन, केल्विन में। ठीक है। एक और रॉड है। इसकी लेंथ दे रखी है सेम 0.1 मीटर ही दे रखी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम ही है बच्चों, लेकिन इसकी वैल्यू है K2 109 वाट पर मीटर केल्विन, ये वैल्यू। ठीक है। ये दो हो गए। हमें निकालना क्या है? हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस है। हाइयर टेम्परेचर है बच्चे 373 केल्विन। लोअर टेम्परेचर है 273 केल्विन। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड, पहला तो मुझे निकालना है इक्वलेंट RTH, थर्मल रेजिस्टेंस। दूसरा निकालना है इक्वलेंट K, थर्मल कंडक्टिविटी। तीसरा निकालना है जंक्शन टेम्परेचर, जहां पे मिल रहे हैं। याद करो तो हमने यहाँ पे दोनों को जब मिलते थे तब हमने जंक्शन टेम्परेचर निकाला था। ठीक है। चौथा निकालना है थर्मल करंट। थर्मल करंट निकालना। भाई चार चीजें निकालनी है। तो इन चारों से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आराम से करना। ठीक है। तो देखो, बहुत ही सिंपल है। पहले देखो रॉड को मिला दो। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है। लेंथ आपको पता चल गई, ये है 0.1 मीटर। ये भी है 0.1 मीटर। एक एंड पर, एक एंड पर बच्चे टेम्परेचर है TH, और दूसरे एंड पर टेम्परेचर है TL। याद करो तो हमने ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट है तो आर इक्वलेंट किसके बराबर होगा? R1 + R2 के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल है। सर R1 रेजिस्टेंस क्या है? अभी समझाया था। R1 होगा L1/K1A1, L2/K2A2। क्योंकि यहाँ पे L और A दोनों ही सेम है, तो मैं L/A बाहर ले लिया बच्चों। 1/K1, 1/K2। लेंथ की वैल्यू 0.1, ये 0.02, ये है 1/79, ये है 109। इसकी वैल्यू निकालोगे तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? लगभग लगभग इसकी वैल्यू आएगी 916 यूनिट। क्या थी इसकी? वॉट। क्लियर है एवरीवन? सबको क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, तो इजी है। अब निकालो के इक्वलेंट। सर के इक्वलेंट कैसे निकालेंगे? देखो शुरू से करते हैं, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें फॉर्मूला यही पता है, इसी को यूज करते हैं। देखो हमें पता है आर इक्वलेंट किसके बराबर होता है? R1 + R2 के। आर इक्वलेंट में टोटल लेंथ होती है, तो आएगा L1 + L2। एरिया एक ही होना चाहिए, तो एरिया तो सेम ही आ रहा है। ठीक है। और ये बन जाएगा के इक्वलेंट। तो ये क्या था बच्चे? लेंथ दोनों की सेम थी, तो मैं इस बार LL लिख रहा हूं। ये एरिया हो गया, ये K2 हो गया, ये K1 हो गया। लेंथ, सॉरी एरिया हो गया। एरिया, एरिया, एरिया कैंसिल। इवन लेंथ दोनों की सेम है, तो आप इसको 2L लिख सकते हो। तो आ जाएगा बच्चे L/K1, L/K2। एल, एल, एल कॉमन है तो 2/K1। के इक्वल टू 1/K1 + 1/K2। तो फाइनली जो के इक्वलेंट की वैल्यू आएगी बच्चे, वो आएगी 1/79, 1/109। ये वैल्यू आ जाएगी। और जिसकी वैल्यू लगभग लगभग 91.6 वाट पर मीटर केल्विन आएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। फॉर्मूला तो याद हो तो अच्छी बात है। वैसे तो देखो, अगर सेम है तो हम फॉर्मूला भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जैसे के इक्वलेंट
2 टाइम्स K1 K2 अपॉन में K1 + K2। पर फॉर्मूला फिर याद करो, ये करो वो करो, सबसे बेस्ट है कि एक बेसिक फॉर्मूले से हार्डली, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट याद है तो 20-30 सेकंड में फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो आप। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तीसरा है जंक्शन टेम्परेचर। देखो अब आ गया जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन टेम्परेचर क्या कहता है? जंक्शन टेम्परेचर ये कहता है कि मान के चलो बच्चे, एक रॉड है, एक और रॉड है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, और आप सभी को पता है सीरीज में क्या चीज सेम हो जाता है बच्चों? सीरीज में थर्मल करंट सेम हो जाता है। तो ये हायर टेम्परेचर, ये जंक्शन टेम्परेचर टीजे मान लेता हूं उसको, और ये लोअर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। अभी मैंने बताया था जो थर्मल यहाँ पे है R1, यहाँ पे है R2। थर्मल करंट वैसे क्या होगा? वैसे होगा सर TH - TL अपॉन में टोटल आर इक्वलेंट, या फिर TH - TL, सॉरी TJ अपॉन में ये R1, या फिर TJ - TL अपॉन में R2। तो देखो, या तो TH - TL अपॉन में R1 + R2, TH - TJ अपॉन में R1, या फिर TJ - TL अपॉन में R2। कोई भी दो यूज कर लो, आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई से भी यूज कर लो, आप वैल्यू निकाल सको। सन में आ गया? यस और नो? हाँ जी यस सर। सर। ठीक है, तो यहां से थर्मल करंट की वैल्यू इस तरीके से, सॉरी टीजे, टीजे की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। लास्ट में मैंने थर्मल करंट पूछा। थर्मल करंट तो इजी हो गया, देखो थर्मल करंट का तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने। TH - TL कितना है? मेरे ख्याल से 373 -273, और आर इक्वलेंट कितना निकाला था मैंने? आर इक्वलेंट निकाला था 916। तो डायरेक्टली 916 वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा इसको, थर्मल करंट का। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यस सर। चलो, तो एक क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लिखो, मान के चलो, आराम से समझना, मान के चलो कि ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है, आज के टाइम पे ठंडा है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है। अंदर है बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपने हीटर लगा रखा है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आपके घर और बाहर के बीच में बच्चे वॉल है ना? वॉल है, इस तरीके से वॉल है। ठीक है, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया मान के चलो, एरिया सेम ही होगा। कितना होता है? 3/10 ले लो, 10 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, लेकिन जो ये है बच्चे, ये है 30 सेंटीमीटर की है। और मैंने क्या बनाया, जो कंक्रीट वॉल है उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी लेयर भी लगाई हैं, अलग अलग लेयर लगाई हैं बच्चे। एक मैंने 5 सेंटीमीटर की अलग लेयर है, 10 सेंटीमीटर की अलग लेयर है, और 15 सेंटीमीटर की अलग अलग लेयर, जिसमें माना कि K1 K2 K3 अलग अलग मटेरियल की है। इसमें मान लिया बच्चों 100, 200, 300। यूनिट हमें पता है वॉट पर मीटर कैल, या डिग्री सेल्सियस ही ले लो, डिग्री सेल्सियस लिया है तो डिग्री सेल्सियस, वही सबकी यूनिट हो जाएगी बच्चे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। सर। मुझे क्या करना है बच्चे? मुझे कुछ नहीं निकालना। मुझे निकालना है कि पहली बात तो जो हीट ट्रांसफर हो रही है, देखो हीट तो ट्रांसफर होगी ना, है ना? क्योंकि देखो
बाहर है 0, अंदर है 20 डिग्री। कुछ ना कुछ तो हीट कैसे ट्रांसफर होगी बच्चे, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, तभी तो आपको ठंड महसूस होगी। हमारी बॉडी से हीट निकलेगी, वो हीट टेम्परेचर क्या करेगी बच्चों, बढ़ाएगी। लेकिन साथ साथ क्या हो रही है, हवा भी तो बढ़ रही है। क्यों, हवा ठंड में क्यों लगती है, क्योंकि हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और जब हीट ट्रांसफर हो रही है हमारी बॉडी से या हमारे रूम से, तो थर्मल करंट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो थर्मल करंट की वैल्यू निकालनी। अब पहले सोचो कि थर्मल करंट वैल्यू क्या होनी चाहिए। सर थर्मल करंट आपने बताया था हाइयर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो मैं थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। थर्मल रेजिस्टेंस निकालने में टफ थोड़ी ना, देखो क्यों, क्योंकि सर थर्मल रेजिस्टेंस का भी मुझे फॉर्मूला पता है। क्या सर, एल अपॉन में ए के इक्वलेंट। देखो एल पता है, एरिया पता है, के पता है। देखो सारी चीजें दिखाई दे रही है मेरे को तो, मेरे को तो सारी चीजें ही दिखाई दे रही है। सर में आ गया नहीं आ गया, यस और नो। ठीक है, तो पहला पार्ट मुझे क्या निकालना, ध्यान से देखो, पहला पार्ट मुझे निकालना है थर्मल इक्वलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, इक्वलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालना। सेकंड निकालना है थर्मल करंट या फिर हीट करंट, थर्मल करंट या फिर हीट करंट। तीसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। तीसरा निकालना मेरे को बच्चे फाइंड द पावर ऑफ द हीटर। हीटर चाहिए मेरे को, वहां पे हीटर लगा रखा है मैंने यहाँ पे, कि भाई साहब इतना टेम्परेचर मेंटेन रहे, इतना टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 डिग्री सेल्सियस अंदर मेंटेन रहे। तो कितनी पावर का हीटर यूज मुझे करना, ध्यान सुनो, कितनी पावर का मुझे हीटर यूज करना, लिखो। फाइंड द पावर ऑफ हीटर इनसाइड द रूम फॉर मेंटेनिंग सेम रूम टेम्परेचर, सेम रूम टेम्परेचर। करें आगे। हाँ जी सर। चलो तो सबसे पहले बच्चे निकालेंगे R1। आराम आराम से करते हैं, लंबा क्वेश्चन है। R1 निकालो सर, R1 तो निकालना बहुत आसान है, निकालो बच्चे। L1 अपॉन में K1 A1। L1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 5 है, तो उसको 0.05 ले लो। K1 की वैल्यू 100 दे दी मैंने आपको, एरिया की वैल्यू 10 दे दी। तो 2 0 3 0 4 0 5 0, 5 × 10⁻⁻⁵ R1 की यूनिट क्या होती है, थर्मल की होती थी डिग्री सेल्सियस पर वॉट। ठीक है, ऐसी R2 की वैल्यू निकालो। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0.1 लेंथ है, K1 की वैल्यू 200 है, और एरिया तो फिक्स 10 है ही है। तो अगर मैं यहाँ पे कितना हो गया बच्चे, 0.1 डिवाइड बाय 2000 हो गया। एक जीरो यहाँ पे लगा दी, 1/2 हो गया। 1/2 होता है 0.5, है ना। और ये है कितनी जीरो, ये है। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे, 5 × 10⁻⁻⁵ डिग्री सेल्सियस पर वॉट। एक बार चेक कर लेना। R3, R3 भी निकाल लेंगे। सर लेंथ है 0.15, 300, और एरिया फिर 10 है। फिर ये कटेगा किस पे, 0.05 पे। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5, फिर दोबारा ये भी सेम ही आएगा, ये भी सेम आ गया। तो आसान पड़ गया। किस में कनेक्ट है बच्चे, सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट है तो आपको पता है R1 + R2 + R3 कितना का, 555, 15 × 10⁻⁻⁵ डिग्री सेल्सियस पर वॉट। पहला तो देखो इतना आराम से हमने निकाल लिया। दिक्कत परेशानी सर में आ गया। यस सर। हाँ जी सर। अगला क्या है, अगला क्या है बच्चों, थर्मल करंट। सर थर्मल करंट। थर्मल करंट है। ठीक है, थर्मल करंट है तो बच्चे क्या होगा, थर्मल करंट का फॉर्मूला क्या होता है,
थर्मल करंट का फॉर्मूला बताया था, E टेम्परेचर माइनस डिफरेंस L अपॉन R R इक्वलेंट। और नीचे थर्मल रेजिस्टेंस इक्वलेंट। ये थर्मल डिफरेंस कितना है सर? टेम्परेचर डिफरेंस है 20 - 0। 20 और अभी ये निकाला आपने 15 × 10 टू द पावर पावर माइनस 5। तो ये हो गया मेरे ख्याल से 4/3 10⁵ ये हो गया 5। बच्चे। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी सर। Yes, sir. अब हमें क्या निकालना है? लास्ट निकालना बच्चों, हाउ मच पावर ऑफ द हीटर विल रिक्वायर। अब देखो ये हीट ट्रांसफर हो रही है, ध्यान सुनो। ये एक तरीके का हीट ही तो है वॉट में, ध्यान सुनो। ये हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो यही इतनी हीट ही तो मेंटेन करके चलनी है मेरे को। इतनी ही तो हीट मेरे को मेंटेन करके चलनी है। तो मुझे कितनी पावर चाहिए होगी बच्चों? जितनी पावर दिखाई दे रही है मुझे इतनी पावर चाहिए होगी, बात ही खत्म। हाँ जी सर सर। मैं दोबारा सुनो। सर ये ना हीट लगातार ट्रांसफर होती जा रही है, ये हीट ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। हमें इसी टेम्परेचर को मेंटेन, हमें यहाँ पे 20 ही रखना है। जब 20 ही रखना है तो वो लगातार हीट इतनी ही ट्रांसफर होती रहे ना, बार बार ध्यान सुनो। इतना मेंटेन करना और लगातार हीट इतनी ही ट्रांसफर होती रहे, वरना होता होगा क्या, ध्यान से देखो। जब हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट करेगी तो आपको पता क्या होगा? सर इसका टेम्परेचर कम होगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते? जब हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन पहले से ही बोल दिया कि टेम्परेचर मेंटेन करना है, इसका मतलब कि इसको ये वाली हीट लगातार पहुंचानी है हमें। इसका मतलब कि कितनी पावर ऑफ हीटर होगी? सर जहां पे लिखा ना, सेम पावर ऑफ हीटर होगी बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट करें। हाँ जी सर। अब बच्चे इसमें हमें करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इजी है, ध्यान से देखो। मैं मान के चल रहा हूं कि एक स्लैब ये है, एक स्लैब ये है। यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर। अब होगा क्या कि एक रॉड है ऐसे, एक रॉड है ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है कि लेंथ अलग अलग नहीं हो सकती, हो सकते लेंथ। पर अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि लेंथ दोनों की क्या है बच्चे? सेम। एरिया डिफरेंस है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2। मैं मान के चल रहा हूँ कि K1 है और इसका K2, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बच्चे। ठीक है, तो हमें फिर वही चीज निकालनी है। आपको पता है K1 वाले की वजह से R इक्वलेंट होगा कुछ ना कुछ। आपको बता R इक्वलेंट क्या होगा बच्चे? L अपॉन में A1 और यहाँ पे आ जाएगा K1। ऐसे बच्चे आर को, सॉरी ये तो है R1, R इक्वलेंट नहीं R1, ये है R2। R2 क्या हो जाएगा? L अपॉन में A2 और साथ में आ जाएगा क्या? K2। दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं। आपको पता है पैरेलली कनेक्ट है बच्चे, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? 1 अपॉन में R इक्वलेंट बराबर होता है 1 अपॉन में 1 प्लस 1 बाय R टू। अपॉन में R2, R2। राइट। तो मुझे बताओ R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो उल्टा करेंगे तो K1 प्लस A1 तो ऊपर नहीं चला जाएगा क्या? यस और नो? L नीचे आ जाएगा। सिमिलरली K2 A2 ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ये आ गया फॉर्मूला बस। ऐसे दो हो, तीन हो, चार हो, इवन लेंथ भी अलग अलग हो तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे के इक्वलेंट निकालने के लिए पूछे, के इक्वलेंट, तो देखो के इक्वलेंट में आपको ही पता है आर इक्वलेंट किसके बराबर होगा। सर देखो आर इक्वलेंट में यहाँ पे सर लेंथ तो बराबर है, यहाँ पे लेंथ बराबर है तो एल आ जाएगा। ठीक है, लेंथ बराबर होगी बच्चे। और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे A1 A2 भी है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया क्या हो रहा है बच्चों, ऐड हो रहा है ना यहाँ पे, एरिया क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा K इक्वल। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, जो आपने लिखा है फॉर्मूला। अरे रुक जाओ, गलत, पहले तो ये लिख लो, आर इक्वल है, आर इक्वल लिख लो L अपॉन में K इक्वल है A1 प्लस, हाँ ये लिख दो। फिर ये वाली वैल्यू पुट करो इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, आराम से पुट करनी है, उल्टा कर देना है। तो K इक्वलेंट उल्टा को किया है, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन में आर इक्वलेंट है। हो जाएगा बच्चे K1 A1 अपॉन में L, K2 A2 अपॉन में L, L L L कैंसिल हो रहा है। तो देखो K इक्वलेंट कितना आ गया, K1 A1 K2 A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। और इफ जैसे पहले वाले केस में लेंथ बराबर थी, अगर मैंने इस बार एरिया बराबर कर दिया, तो K इक्वलेंट किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, K1 प्लस K2 अपॉन में 2 के बराबर आ जाएगा। सर में आया कि नहीं आया बच्चों, यस और नो। हाँ जी सर। ठीक है, करें, क्वेश्चन करें अब। सर दो Yes, sir. मिनट लिख लिया सर। चलो, लो, एक रॉड ले लो जिसकी लेंथ है 0.1 मीटर, एरिया है, एरिया ले लो 0.02 मीटर स्क्वायर, K1 ले लो 100 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, एक और रॉड है, ठीक है, इसका एरिया है 0.04 मीटर स्क्वायर, लेंथ इसकी सेम है 0.1, और K2 है इसका 400 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है बच्चों, तो वही हमें सारी चीजें निकालनी है। पहली चीज क्या निकालेंगे हम, पहली चीज निकालेंगे आर इक्वलेंट थर्मल, सेकंड चीज निकालेंगे आई थर्मल, तीसरा निकालेंगे के इक्वलेंट। जंक्शन टेम्परेचर इसमें होगा नहीं, क्यों, क्योंकि दो रॉड पहले ही कनेक्ट हो रही। ठीक है बच्चों, करें। तो सबसे पहले देखो ये पैरेलल में, अच्छा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं बताया यहाँ पे, हाइयर टेम्परेचर ले लो, केल्विन में लिया तो वही ले लो 373 केल्विन, लोअर टेम्परेचर 273 केल्विन। तो याद करते हैं पहले आर इक्वलेंट। देखो पैरेलल में कनेक्ट है तो हमें पता होना चाहिए, पैरेलल में तो पहले से ही आर इक्वलेंट हमने मान लिया 1/r1 + 1/r2। तो सर पहले मैं R1 की वैल्यू निकाल लो। R1 की वैल्यू क्या होगी, A1 A1 L1 कितना है 0.1, K1 कितना है बच्चे, K1 है आपका, इसका 100 दे रखा है मैंने, एरिया दे रखा है 0.02। तो मेरे ख्याल से इसका ये 100 ऊपर जाएगा, इसका एक 10 बचेगा, तो 10/100 बचेगा, और नीचे 2 भी है 200, एक जीरो से एक जीरो, 1/20 कितना होता है 0.05। चेक करना, ये आ रहा है वॉट, R2 की वैल्यू L2/में K2 A2, L2 है बच्चे, फिर लेंथ सेम है, एरिया डबल हो गया है, और ये 4 टाइम्स हो गया है। फिर दोबारा 100 से करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बचेगा ऊपर, और यहाँ बचेगा 1600, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/160 बचेगा बच्चे। ठीक है, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 0.00625 वॉट।
अब निकालना क्या है, वैसे तो आर इक्वलेंट आई थिंक मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे ही उल्टा रख देना चाहिए था, क्योंकि इनवर्स तो निकालना ही था। तो R1 की वैल्यू थी 1/20, इसके 1/60। सोल्व कर दो, 160 है, 8 आएगा, ये 1 आएगा, तो मेरे ख्याल से आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई 160/9 वॉट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, थर्मल करंट। थर्मल करंट तो देखो चुपचाप हाइयर माइनस लोअर डिवाइड बाय आर इक्वलेंट करना है। हाइयर कितना है, लोअर कितना, दोनों का डिफरेंस कितना बच्चे, 100 केल्विन है, 100 लिख दिया, और डिवाइड बाय क्या लिख दिया बच्चों, 160/9। तो मेरे ख्याल से 900 डिवाइड बाय 160 आ जाएगा, 45/8 वॉट। ये मैंने गलत लिख दिया, ये आएगा आर इक्वल टू द डिग्री, केल्विन ले लो, केल्विन पर वॉट। इसकी यूनिट ठीक कर लेना बच्चों, केल्विन पर वॉट होता है, ये वॉट होता है थर्मल। क्लियर है सभी को? यस। तीसरा क्या निकालना है, के इक्वलेंट। अब के इक्वलेंट बार बार फॉर्मूला तो याद करना दिक्कत ही है। तो प्रोसेस क्या मतलब है, प्रोसेस का क्या मतलब है, हमें क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है सिंपल सी वैल्यू। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, के इक्वलेंट। याद करो के इक्वलेंट कैसे निकाले थे, 1 अपॉन में आर इक्वलेंट, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा था, के इक्वलेंट, ए इक्वलेंट अपॉन में एल इक्वलेंट। ये क्या आ रहा था बच्चे, K1 A1 अपॉन में L1, K2 A2 अपॉन में L2। याद करो पैरेलल में तो लेंथ इक्वल थी, इक्वल 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 कट गए, तो के इक्वलेंट बराबर हो गया बच्चे K1 A1, K2 A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। जल्दी से वैल्यू निकालो, के इक्वलेंट की क्या वैल्यू है, जल्दी निकालो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू बताओ जल्दी से। तो 300। 300 आ रहा है सर। कितना आ रहा बच्चों, 300। 300। 300 आ गया सबका, बस हो गया। डायरेक्ट आता है बच्चों, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो आपने अगर कॉन्सेप्ट समझा हो कि इसमें इससे क्या ही क्वेश्चन अलग करके दे देगा, है ना, यही दे सकता है, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ जी सर। तो आंसर कितना आ गया, 300। के की यूनिट क्या होती है, के की यूनिट लिखवाई थी ना, क्या लिखवाई थी, वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है। एक और करते हैं बच्चों क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान के चलो कि पहले रॉड बच्चों मेरी सीरीज में कनेक्ट थी, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट थी, यहाँ पे टेम्परेचर है हाइयर, यहाँ पे है बच्चे आइस है मेरी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको मुझे पिघलाना है, पर मैं डायरेक्टली नहीं पिघला रहा हूँ, मैं रॉड के थ्रू पिघला रहा हूँ। और रॉड बस मैंने ऐसे, दो रॉड हैं, मैंने ऐसे कनेक्ट कर दी बच्चे, आइडेंटिकल हैं, लेंथ वाइज अलग अलग दिख रहा होगा, वैसे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब कि ये R1 R2 दोनों के क्या है बच्चे, सेम ही है,
सेम होंगे इसका मतलब कि लेंथ वाइज सेम है, एरिया वाइज सेम है, के की वैल्यू भी सेम, मतलब कि सेम मटेरियल के बने हुए। ठीक है, तो मैं वैल्यू भी लिख देता हूं एल अपॉन में के ए, सब कुछ सेम। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ऐसे है कि लिखो, when road when roads are connecting in series, when roads are connecting in series, the time taken to melt the ice was 10 minutes. The time taken to melt the ice was 10 minutes. What will be the time required? What will be the time required when road is connected, roads are connecting in parallel? सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये हाइयर पर है, ये आइस है मान के चलो, पर अब रोड मेरी किस में कनेक्ट होगी बच्चे? पैरेलल में कनेक्ट। अगर थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा याद करते हैं, वैसे जनरल जनरल तौर पे इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस निकल के आता था वो कम निकल के आता था कि ज्यादा? सोच समझ के बताना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा निकल के आता था, कम निकल के आता था बच्चों? सर कम। कम। कम निकल के आता, वेरी गुड। तो इसका मतलब कि करंट तो ज्यादा निकल के आता था, मानते हो कि नहीं मानते, है ना? हमने पढ़ हाँ जी। रखा है कि सर V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज सेम है, अगर रेजिस्टेंस कम हो गया पैरेलली तो करंट बढ़ जाएगा। ऐसे यहां पे क्या है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है TH माइनस TL वो तो सेम, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया तो आई आर में आर की वैल्यू कम हो गई तो आई की वैल्यू बढ़ बाइक जाएगी। आई की वैल्यू मतलब कि थर्मल करंट बढ़ना। थर्मल करंट क्या था सर? थर्मल करंट था डेल क्यू बाय डेल टी। इसका मतलब कि हीट बहुत ज्यादा ट्रांसफर होगी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 10 मिनट से तो कम ही टाइम लगेगा। बात समझ में है कि नहीं है बच्चों? हाँ जी सर। सबको अच्छे से क्लियर हो गया, है ना? कि ये तो कंफर्म हो गया कि आई थर्मल की वैल्यू ज्यादा है सर, आई थर्मल की वैल्यू हीट ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी होगा। ये तो कंफर्म है कि 10 मिनट से तो छोटा आंसर ही आएगा। यहां तक मेरे को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं अब निकालूंगा, देखो पहले मैं यहां पे आर इक्वलेंट निकालना चाहता हूं सीरीज का। आर इक्वलेंट सीरीज वो आपको पता है क्या होगा, R1 प्लस R2, दोनों आर हैं, कितना हो गया? 2R हो गया। ये 2R हो गया, ठीक है। तो आई थर्मल सीरीज में क्या होगा सर? आई थर्मल होगा TH माइनस TL अपॉन में आर इक्वल में फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि याद रहे आपको, मैं तो शॉर्टकट भी लिख दूंगा जल्दी जल्दी। TH मुझे नहीं पता, हाँ TL पता है 0, आर इक्वल मैंने 2R निकाल दिया। ठीक है बच्चों, TH अपॉन में 2R निकाल दिया। लेकिन थर्मल का एक और फॉर्मूला था क्या? डेल क्यू अपॉन में डेल टी, डेल क्यू अपॉन में डेल टी था, जिससे डेल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? डेल क्यू की वैल्यू आ गई है ये TH अपॉन में 2R इंटू डेल टी। और डेल टी कितना टाइम लिया बच्चे? उसने 10 मिनट्स लिए, 10 मिनट्स लिए। तो ये हो गया TH अपॉन में 2R इंटू 10 मिनट्स। अब ठीक है, डेल क्यू आ गया। डेल क्यू क्या है ध्यान सुनना, डेल क्यू क्या है? डेल क्यू टाइम के डिपेंडेंट नहीं, डेल क्यू है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। यही तो मतलब हो गया ना भैया, ध्यान से सुनो। मैंने TH बाय 2R इंटू 10 मिनट्स का मतलब कि मैंने इतनी देर तक इतना हीट मैंने यूज किया, दिस हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। अब एक चीज बताओ, चाहे इस हीट को मैं बहुत जल्दी दे दूं, चाहे इस हीट को मैं धीरे धीरे दे दूं, इतनी हीट ही चाहिए होगी। मान के चलो कि ये हीट निकलती है 5000 जूल। अब चाहे 5000 जूल को आप धीरे धीरे करके दे दो, चाहे 5000 जूल आप जल्दी जल्दी करके दे दो, इस आइस को पिघलने के लिए 5000 जूल की रिक्वायरमेंट है। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? क्या ये बात क्लियर होगी सभी को, यस और नो? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस। इसका यस मतलब सर। कि सेकंड केस में भी सेम हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
तो जो मेरा आई थर्मल था बच्चों, ध्यान से सुनना, जो मेरा आई थर्मल है पैरेलल में, पैरेलल में वो किसके बराबर हो जाएगा, टी एच माइनस जीरो, टिल जीरो है, अपॉन में आर इक्वलेंट। आपको पता है पैरेलल में है तो ये हो जाएगा टी एच अपॉन में आर बाय टू। सबको पता है पैरेलल में तो आर बाय टू हो जाएगा। यही किसके बराबर होगा, डेल क्यू अपॉन में डेल टी। तो डेल क्यू किसके बराबर आ गया, टू पर आ जाएगा, टी एच अपॉन में आर इंटू डेल टी। याद करो दोनों ही बराबर हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दोनों को इक्वेट कर दो, टी एच अपॉन में टू आर इंटू 10 मिनट्स, टी एच आर आर। मेरे ख्याल से डेल टी हो जाएगा 10/2 है, ये 2 नीचे चला जाएगा, 4, 2.5 मिनट्स। पर इसको इतना बड़ा करना नहीं था, ये तो अंडरस्टैंडिंग ले था कि डेल क्यू सेम है। अदरवाइज रेजिस्टेंस देख लो, पहले रेजिस्टेंस कितना निकला, 2 आर, नेक्स्ट में निकला आर बाय टू, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम हो गया। ध्यान समझो, यहाँ पे कितना निकला था, 2 आर, यहाँ कितना निकला है, आर बाय टू। कितना रेजिस्टेंस कम हो गया, आप देखोगे 1/4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, 1/4 होगा। तो टाइम भी क्या लेगा बच्चों, 1/4 लेगा। क्यों, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, हाउ मच हीट इज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। क्योंकि जब हीट ही सेम है तो टाइम पे ही तो फर्क पड़ेगा बस, ओनली। फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि एक एक स्टेप पता रहे कि हमने कैसे सोल्व किया है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों सभी को। हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। स्टेप इस टाइप पे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन पे, बहुत ही कम आते हैं पर पता होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो कि कुछ ऐसे बोला एग्जामिनर ने कि मुझे थर्मल करंट निकालना है कैलोरीमेट्री में, कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के बोल रखा है उसने। तो हमने देखा था जब हमने सॉलिड या फिर लिक्विड के बारे में जब हमने स्टडी किया था, तो हमने बोला था इस केस में जो मेरी डेल क्यू होती है बच्ची, वो क्या क्या होता है, या तो एम एस डेल टी होता था, या फिर याद करो सी डेल टी होता था। एम मास, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिफरेंस, सी होता था हीट कैपेसिटी, और डेल टी क्या होता था बच्चों आपका, टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि आपने क्योंकि आपने बच्चों थर्मल करंट निकाला है, और थर्मल करंट का फॉर्मूला आपने ऐसा कुछ बोला है, डेल क्यू अपॉन में डेल टी बोला है, या फिर डी क्यू अगर वेरी स्मॉल हीट है तो डी टी बोला है। तो उस केस में बच्चे क्या बन जाएगा, एम एस डी टी अपॉन में डी टी। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, टेम्परेचर वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से लो, टेम्परेचर वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम वेरिंग टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम वेरिंग टेम्परेचर डिफरेंस, या रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कुछ भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भौतिक केस यहाँ पे भी सेम यही आएगा, इसमें कुछ अलग थोड़ा ना आ जाएगा। बस यहाँ पे बस एम एस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा, डी टी अपॉन में डी टी। तो आप कैलोरीमेट्री में भी थर्मल करंट की वैल्यू जान सकते हो। समझ में आ गया बच्चों, कैलोरीमेट्री टाइप के क्वेश्चन में भी, ये हमने जो भी इस टाइप क्वेश्चन किए थे, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, थर्मल करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये तो था सॉलिड और लिक्विड, उस केस में जब टेम्परेचर राइज कर रहा है उस वजह से हीट भी बढ़ रही है। लेकिन याद करो ऐसे 2 पॉइंट भी निकाले थे हमने, बल्कि 3 पॉइंट थे, फिर भी हम 2 पॉइंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वहां पे क्या होता था सर, वहां पे ना टेम्परेचर राइज नहीं करता था अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या होता था सर, वहां पे जो फॉर्मूला यूज करते थे, याद है क्या यूज करते थे बच्चों, डेल क्यू का, वहां पे एम एल यूज करते थे, यस और नो, एम एल यूज करते थे, राइट। हाँ जी सर। क्या होता था, लेटेंट हीट होता था, क्या होता था, लेटेंट हीट। हाँ, वो उसके लिए सॉलिड के लिए अलग रहता था, लिक्विड के लिए अलग रहता था, वेपोरेशन के लिए अलग रहता था, सबके अलग अलग रहते थे। तो आपको पता, फ्यूजन है, एक है इवेपोरेशन है, ठीक है, तो सबका अलग अलग रहता है।
तो इस केस में थर्मल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान सुनो। एल तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि तो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, एम होता है। तो यहाँ पे एल बाहर आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डीएम बाई डी, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ठीक है। ऐसी तीसरा बच्चों हमने पढ़ा था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें हमने गैस में हमने देखा था कि जो हमारा डेल क्यू आता था वो आता था एन सी डेल टी। ठीक है, एन क्या होता था बच्चों यहाँ पे, एन होता था आपका मोलर नंबर, ये था ना हमारा, है ना। और सी क्या होता था, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो उस केस में बच्चों फिर दोबारा थर्मल करंट कुछ नहीं बल्कि एन सी बार डी टी डिवाइड बाय डी टी हो जाए, कुछ अलग थोड़ा ना किया है। तीनों में हमने सेम ही यूज किया है। सर में आगे बच्चों, यस और नो? क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है। लिख लिया सभी ने? हाँ जी सर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों, रेडिएशन। मैंने पहले बोला था आपको हमें दो टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, रेडिएशन और कंडक्शन। कंडक्शन ऑलमोस्ट हो चुका हमारा, अब रेडिएशन पे थोड़ा फोकस करेंगे। देखो रेडिएशन क्या होता है, हमारी बॉडी पर जो रेडिएशन आती है वो एक तरीके की ईएम वेव भी होती है बच्चों। इस चैप्टर को आप थोरोली पढ़ोगे क्लास 12 में, ठीक है। क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। ईएम वेव को ईएम वेव होती क्या है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक वेव भी होता है, मैग्नेटिक वेव भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। तो इसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इसको ट्रेवल करने के लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल। ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती इसको। पर साउंड है, साउंड को मीडियम पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे कि हमारी रेडिएशन आ रही है, जैसे सन से यूवी रेज आ रही है, बहुत सारी रेडिएशन आ रही है। ओजोन लेयर ना होती तो जो हीट इंटेंसिटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। हम मान के चलते हैं कि हीट इंटेंसिटी नॉर्मल नॉर्मल सेम रहता है, जो सन ने प्रोड्यूस किया वही लगभग लगभग हीट हमारे पास आते, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम क्योंकि देखो कितने सारे पार्टिकल्स हैं, कितनी सारी लेयर्स हैं, वो भी हीट क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब करती हैं। पर हम मान के चल रहे हैं आइडल केस में कि जो बीच का जो इंटरवेनिंग मीडियम है वो हीट नहीं हो रहा है, सारी की सारी हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रही है। तो लिख लो, आइडियली नो इंटरवेनिंग मीडियम इज हीटेड, बीच वाला मीडियम हीट नहीं कर रहा है। बीच वाला मीडियम अगर हीट नहीं कर रहा है तो अगर लेट सपोज हमारी जो लाइट है इस तरीके से जा रही है, तो अगर उसका एक प्लेन बनाने की कोशिश करूं तो बच्चे कुछ ऐसा होता है हमारा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसको अगर मैं 2D में बनाने की कोशिश करूं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, और जो वेव होगी या तो आउटसाइड होगी या इनसाइड, हमारे या तो आपके पास आ रही होगी या आपसे दूर जा रही होगी, इस तरीके से। तो लाइट वेव अगर ऐसे जा रही है ना, ऐसे लाइट वेव जा रही है, तो हमारी लाइट वेव ऐसे जा रही है। तो एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस में सॉरी वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रही है, और जेड एक्सिस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट कर रही है, और इस डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस है वहां पे हमारी लाइट प्रोपोगेट कर रही है। ये होता है।
तीनों आपस में क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तीनों ही आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक और बात, मैंने आपको एक बार शुरू शुरू में जब हम थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, याद है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको मैंने बोला था 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब बच्चे -273 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 0 केल्विन का मतलब ये होता है कि जो किसी टाइप की भी हीट नहीं है यहाँ पे, किसी भी टाइप का बच्चों क्या नहीं है, कोई भी रेडिएशन नहीं है, हीट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अब क्या बोल रहा हूं, अगर जैसे ही कोई भी बॉडी अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, ध्यान सुन लो, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो रेडिएट करेगा ही करेगा। क्या करेगा? उसके पास क्योंकि एनर्जी है, वो क्या करेगा बच्चों, रेडिएट करेगा। ऐसी अगर आपके पास, हमारी बॉडी भी बच्चों रेडिएट करती है, हीट हीट रेडिएट कर रही है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तब भी हमारी बॉडी क्या कर रही है, हीट रेडिएट कर रही है। वो अभी थोड़ी देर बाद ही जानेंगे। पर मैं क्या बोल रहा हूं, लिख लो, एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी बॉडी, एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट विल रेडिएट when it is having temperature more than 0 केल्विन। अगर 0 केल्विन से किसी भी बॉडी का बच्चों टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, रेडिएट करेगा ही करेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। चलो, अब इसका मतलब क्या होगा सर, देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या होगा सर, अगर हमारी बॉडी रेडिएट कर रही है, मतलब हमारी बॉडी एक तरीके की ईएम वेव जनरेट कर रही है। और ईएम वेव को आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कोई भी हमारी वेव होती है, ठीक है, उसकी एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं, E = HF से, या फिर Hc/λ, यही होता है। ठीक है, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, H होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, C होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ रे, जो भी है लाइट हम रेडिएशन, लैम्डा होगा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। सर कैसे? क्योंकि हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा है, E = होता है 3/2 kT। तो टेम्परेचर राइज करने से बच्चों एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ने से देखो, एनर्जी बढ़ेगी तो फिर हमारी बॉडी से जो निकलने वाली रेडिएशन उसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। और अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी तो लैम्डा देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस रेडिएशन की लैम्डा क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। तो जितना ज्यादा, अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो बॉडी रेडिएशन निकाल रहा है उसकी वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, बहुत ही कम होती है। तो सर फिर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है सर वेवलेंथ? क्योंकि वेवलेंथ इज नथिंग बट कलर ऑफ लाइट, कलर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कि सर फिर हम, अगर हमारी बॉडी में से सिर नाक कान और हर जगह से जब रेडिएशन निकल रही है तो अंधेरे में हम दिखाई क्यों नहीं देते? मतलब तो ये हो गया ना भाई, हमें तो अंधेरे में दिखाई देना चाहिए। कोई भी हाँ जी। लाइट है, हमें लाइट दिखाई दे रहा है, आपके घूम, अभी आप रूम में बैठे हो और आपको लाइट दिखाई दे रही है, तो लाइट तो एक रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है ना, जिसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ है ना। और उसकी वेवलेंथ कौन सी रेंज में होती है, विजिबल लाइट रे, जो भी हम विब्योर पढ़ते हैं उस रेंज में होती है। इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर पर, इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर पर हमारा कितना टेम्परेचर हो गया सर, हमारा हो गया 300 केल्विन, जो कि 0 से ज्यादा है। इस मतलब कि कोई भी बॉडी क्या कर रही है बच्चों, रेडिएट कर रही है। रेडिएट कर रही है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? अब देखो रीजन क्यों नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हम, अंधेरे में हम खुद क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अब ध्यान से देखो, जो विजिबल लाइट होती है बच्चों, विजिबल रेडिएशन होती है, वो हमें पता है विब्योर होते हैं, वी ब ज यो र, ये कलर होती है। हम जब इस डायरेक्शन में जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है। वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। वेवलेंथ बढ़ेगी, बढ़ती बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, इसके बाद कौन सी रेडिएशन होती है बच्चों, इसके बाद होते हैं यूवी रेज।
और इससे पहले होती है इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेवलेंथ हमारी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना जब, तो हमने देखा कि हमारी वेवलेंथ डिक्रीज होती है। डिक्रीज हो रही है तो हम कलर ऑफ लाइट जो विजिबल इस रेंज में नहीं जा रहे, हम कौन सी रेंज में जा रहे हैं बच्चों, इंफ्रारेड। इसका मतलब कि हमारी जो बॉडी होती है ना, आवर बॉडी आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, आईआर रेडिएशन प्रोड्यूसेस। और आईआर तो आपको दिखाई नहीं देती, इंफ्रारेड रेडिएशन है। सर में आए कि नहीं आए? तो हमारी बॉडी बच्चों इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि लैम्डा क्या हो गई बच्चों, कम हो गई, और कम होने से हमारी बॉडी दिखाई नहीं देगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने? हाँ जी सर। चलो, नेक्स्ट लिखो बच्चों। प्रीवोस्ट प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। इसको आराम से समझना है, बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं, ध्यान से समझो। देखो, कोई मान के चलो बॉडी है जिसका टेम्परेचर है टी, बॉडी का टेम्परेचर है टी, टी भी मान लेते हैं। ये है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, लिखना यहाँ पे टी भी है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और टी एस है, टी एस सॉरी, टी है टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब रेडिएशन कहाँ से कहाँ जाएगी? अभी तक अपने पता, रेडिएशन जो हीट है वो कहाँ से कहाँ जाती है हमेशा? तो रेडिएशन जाती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। अभी तक तो हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हीट जो रेडिएशन है हायर से लोअर में जाती है ना। इसका मतलब कि अगर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं मान लेता हूँ पहला केस मान लेता हूँ कि मेरा टी बी ज्यादा है टी ए, मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से। तो उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि सर ये हीट रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी। तो टीए भी तो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी। सर कैसे? क्योंकि इसका भी तो टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। हाँ, पर ये टीवी से कम करेगी रेडिएशन प्रोड्यूस, पर करेगी तो सही करेगी। इसका मतलब कि टीवी देखो साथ साथ क्या कर रहा है, टीवी बच्चों एमिट कर रहा है रेडिएशन, एमिट मतलब बाहर निकाल रहा है, एमिट रेडिएशन। लेकिन साथ साथ क्या कर रहा है बच्चों, रेडिएशन ले भी तो रहा है टीए से। इसका मतलब कि क्या कर रहा है बच्चों, एब्जॉर्ब भी कर रहा है रेडिएशन। सर में आया कि नहीं आया? लेकिन जो रेट एमिट का है ना, उससे कम है एब्जॉर्प्शन का रेट। क्यों? क्योंकि सर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एमिट भी कर रहे हैं और एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, पर रेट हमारा एमिट का ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि सर हमारा टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर होगी सभी को, यस और नो? हाँ जी सर। Yes, तो sir. अगर मैं इसको पावर से रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि हम पावर से ही समझने वाले हैं, तो अगर मैं इसको पावर से रिप्रेजेंट करूं तो पी एमिट ज्यादा होगी पी एब्जॉर्प्शन से। एमिट ज्यादा होगा एब्जॉर्ब से। सेकंड, जब टीबी कम हो जाएगा टीए से, तो उल्टा केस नहीं हो जाएगा? अब क्या होगा, एमिट तो वो तब भी करेगा लेकिन एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर टीए का ज्यादा है। इस केस में पी एमिट कम हो जाएगा पी एब्जॉर्प्शन से। क्या बात क्लियर होगी सभी को? क्लियर होगी एवरीवन? Yes,
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस समझना ही था इसको, हमें इसको आगे जाके यूज करेंगे जो क्वेश्चन है। बस इतना समझना, देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बॉडी जिसके पास टेम्परेचर है वो रेडिएट कर रहा है बस। अब हमारी बॉडी है, उसको एब्जॉर्ब करती है नहीं करती है, कैसी बॉडी है ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। ठीक है, कितना एब्जॉर्प्शन रेट है, कितना एमिशन रेट है, कितना ट्रांसमिशन रेट है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी बेस पे ही बच्चों हम स्टडी करते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लिखो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है बच्चों? एक ऐसी बॉडी है, ध्यान सुनो, कि जो भी उसके पास कैसी भी रेडिएशन आ रही है, कैसी भी रेडिएशन इंसिडेंट कर रही है, वो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान से सुनो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो सारी की सारी जो भी इंसिडेंट आपके पास रेडिएशन आ रही है, वो सारी की सारी रेडिएशन को क्या कर लेता है बच्चों? एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर। कर लेता है। पर उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। मतलब जैसे आपको पता है कि एक बॉडी है, मान के चलो, सुनो ध्यान से, यह परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इसके पास रेडिएशन आई, पी इंसिडेंट, तो सारी की सारी उसने क्या कर ली बच्चों? एब्जॉर्ब कर ली। इसका मतलब कि पी यहां पे जो एब्जॉर्ब हुई है वो किसके बराबर है बच्चों? पी इंसिडेंट के। इसका मतलब जब सर इसने एब्जॉर्ब भी कर ली, क्या ये बच्चों यहां से कोई लाइट टकरा के वापस जाएगी? क्या इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है? सर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। नो सर। बात सुनो, इसमें से जब लाइट इंसिडेंट करी और इससे पास होकर निकल गई, क्या इसमें से ट्रांसमिट भी हो रहा है? सर ट्रांसमिट भी नहीं हो रहा है। क्यों? आप बार बार यही बोल रहे हो कि कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट करेगी तो वो क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसका मतलब कि परफेक्टली बॉडी वो बॉडी है विच absorbs all incident radiation, that is no reflection. I think I should add neither reflection nor ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन अपने में से गुजरने दे रहा, ना गुजरने दे रही है या ना ही टकरा के जा रही है। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? यस और नो? यस सर। इसका मतलब कि अगर कोई 10 वॉट की रेडिएशन है, ध्यान सुनो, अगर कोई 10 वॉट की रेडिएशन है, 20 वॉट की रेडिएशन है, अगर वो इंसिडेंट करती है तो सारी की सारी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। सारी की सारी क्या कर लेगा बच्चों? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने बहुत बार सुना होगा कि गर्मियों में हम काले कपड़े नहीं डालते, क्यों? क्योंकि सर अगर हम काले कपड़े डालेंगे तो जो हीट रेडिएशन है ना, गर्मी है सर, वो हमारी बॉडी जो ब्लैक हमने शर्ट डाल रखी है, ब्लैक डाल रखी है, वो क्या कर लेते हैं बच्चों? हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से भी बढ़ा देगी। तुमने कपड़े डाल रखे टेम्परेचर कम करने के लिए, बल्कि वो तो टेम्परेचर बढ़ा देती है। इसलिए मना करते हैं कि गर्मियों के टाइम पे ब्लैक कपड़े नहीं डालने चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, आप ये बोल सकते हो जो कपड़ा है वो परफेक्टली नहीं है, इस वजह से 100% तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मानते हो कि नहीं मानते? है ना? वो तो बिल्कुल परफेक्टली ब्लैक बॉडी होनी चाहिए। परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऐसी कुछ होती नहीं। क्लियर एवरीवन? क्या ये बात क्लियर हो गई हाँ जी सभी यस को? सर। सर। अच्छा। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात भी है, क्या ये एमिट कर सकता? देखो, एमिशन अलग चीज है, रिफ्लेक्शन अलग चीज है, ट्रांसमिशन अलग चीज है, इंसिडेंस अलग चीज है, एब्जॉर्प्शन अलग चीज है। एमिट का मतलब कि खुद से एमिट करना, खुद से। क्या वो खुद से एमिट कर सकता है? हाँ सर, खुद से तो एमिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर जब वो अपने आप अंदर हीट ले रहा है, पावर ले रहा है, तो सर उसका टेम्परेचर तो राइज करेगा ना। और जब सर टेम्परेचर राइज करेगा तो वो रेडिएशन हीट कर सकता है, क्योंकि जस्ट आपने थोड़ी देर पहले बोला था जिसका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो बॉडी रेडिएट करती है। तो सर जब ये ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सारी की सारी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका क्या हो रहा है बच्चों? टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? वो एमिट भी कर सकता है लाइट को, रेडिएशन को। क्या बात क्लियर हो गई? क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई? यस और नो? हाँ यस जी सर। सर। पर ध्यान से
सुनो, तो बच्चों कंफ्यूजन होती है। ये जब लाइट इंसिडेंट हुई तो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ये रिफ्लेक्शन हो गया। इंसिडेंट का मतलब क्या हो गया, सॉरी, एमिशन का मतलब क्या हो गया, खुद से लाइट को या रेडिएशन को क्या करना बच्चों, एमिट करना, खुद से कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बाहर से आई और रिफ्लेक्ट कर गई, ये नहीं कर रहा वो काम। रिफ्लेक्शन वाला काम नहीं कर रहा है। सर बाहर से लाइट लाइट आई और अपने अंदर से बाहर निकाल दी, ये भी काम नहीं कर रहा। ट्रांसमिशन भी नहीं कर रहा, खुद से कर रहा है। क्यों कर रहा है, लिख लो। तो ये भी लिख लो कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैन एमिट रेडिएशन बिकॉज after absorption of radiation after absorption of radiation temperature of black body will rise. After absorption of radiation temperature of black body will rise. since we know since we know that since we know that any body can emit radiation if it has temperature more than 0 Kelvin. ठीक है बच्चों, लिख लिया यहां तक सभी ने? लिख लिया बच्चों? हाँ जी सर, लिख लिया। यस सर। तो मान के चलो, अब ये कोई भी बॉडी है तो यहां पे लिख लो डिफरेंट पावर्स, ऐसे लिख लो डिफरेंट पावर्स। तो मान के चलो कोई भी बॉडी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एनी बॉडी। ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है देखो। कोई भी लाइट इंसिडेंट की है, ये हो गया उनका पी इंसिडेंट। तो देर में भी चांस कि कुछ पोर्शन क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ पोर्शन यहां से रिफ्लेक्ट कर लेगा, बिल्कुल कर सकता है। और कुछ पोर्शन बच्चे यहां से ट्रांसमिट भी कर सकता है। ट्रांसमिट कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है इंसिडेंट से, है ना। इसका मतलब कि जो टोटल इंसिडेंस पावर होगी वो किस किस के बराबर होगी सर, एक तो एब्जॉर्प्शन के होगी, एक रिफ्लेक्शन के भी होगी, और प्लस ट्रांसमिशन के भी होगी। मानते कि नहीं मानते बच्चे, यस और नो? सभी के होगी ना? हाँ जी सर। ठीक है। तो यस इस सर। इक्वेशन को अगर मैं इंसिडेंस पावर से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा पी आई, यहाँ पे ये बन जाएगा रिफ्लेक्शन अपॉन में पी आई, ट्रांसमिशन अपॉन में पी आई। तो देखो एक टर्म आ गया, ध्यान से सुनो। कितनी परसेंटेज ऑफ पावर एब्जॉर्ब करी एज कंपेयर टू इंसिडेंस पावर, तो ये हो गया कितनी परसेंटेज। तो मान के जो इसको 100% है तो ये कुछ ना कुछ एक रेट बन गया, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। क्या बोल रहे हैं इसको, एब्जॉर्प्शन रेट बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन रेट, कि कितने रेट से एब्जॉर्ब कर रही है। दूसरा क्या होगा, रिफ्लेक्शन रेट। तीसरा क्या होगा, ट्रांसमिशन रेट। तो ये लिख लो, ये क्या है बच्चों, एब्जॉर्प्शन रेट है, ये है रिफ्लेक्शन रेट, और ये है ट्रांसमिशन रेट। तो ए है क्या एक्चुअल में सर, ए है कितनी पावर एब्जॉर्ब होगी अगर इतनी पावर इंसिडेंस की। रिफ्लेक्शन रेट क्या है, कितनी पावर से रिफ्लेक्ट करेगी अगर इतनी पावर इंसिडेंट की। और सर कितनी पावर ट्रांसमिट करेगी अगर। अब मुझे सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना। परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, उसके लिए ए आर टी की वैल्यू क्या क्या होगी, आपको क्या लगता है? ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
बताओ। सर ए की तो ग्रेटर देन जीरो, और आर की जीरो, आर और की टी वैल्यू, की, आर की जीरो, आर की जीरो, टी की टी की जीरो। जीरो है। जीरो। तो ए की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए, अभी क्या बताया था? हाँ जी सर। जितनी एब्जॉर्प्शन है उतनी इंसिडेंट है, तो एब्जॉर्प्शन इंसिडेंट दोनों तो बराबर हो गई, तो कट गया ना, वन आ गया ना, यस और नो, हाँ है ना जी सर। बच्चों? तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी में ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों? वन होती है। सर में आया कि नहीं आया सभी को, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। मान के चलो कि परफेक्ट ग्लास है, परफेक्ट ग्लास है मतलब कि नो रिफ्लेक्शन है, नो एब्जॉर्प्शन है, तो सारी की सारी क्या हो जाएगी बच्चों? ट्रांसमिट हो जाएगी। ट्रांसमिट। ग्लास से मतलब रेडिएशन आई बाहर से और सारी की सारी अंदर आ गई। यही तो मतलब ट्रांसमिशन। हो गया परफेक्ट ग्लास का, भाई सारी की हाँ सारी जी अंदर सर। आ गई, यस और नो, है ना? कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जैसे मिरर है, परफेक्ट मिरर है, तो मिरर में क्या होगा बच्चे? एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं, सारे के सारे रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसमिशन कितनी करेगा? जीरो। ट्रांसमिट ही नहीं करेगा, अपने अंदर लेगा ही नहीं, बाहर निकाल देगा, ना ही खुद से एब्जॉर्ब करेगा, सारी के सारी रिफ्लेक्ट कर देगा। सन में आ गया, यस और नो? सभी को क्लियर हो हाँ गया? जी सर। इसका मतलब कि ए आर और टी की यूनिट क्या? यूनिट लेस है, देखो, पावर अपॉन पावर, पावर अपॉन पावर, बिल्कुल। पावर अपॉन में पावर। ठीक है बच्चों? हाँ जी तो सर। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको, परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो कुछ होती नहीं है, लेकिन हम उसको ट्राई करते हैं बनाने के लिए। तो ऐसे फेरी साइंटिस्ट था, तो उसने बनाने की कोशिश करी, देखो कैसे। पेरिस ब्लैक बॉडी, उसने क्या किया बच्चों? एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी ली, और कैसे ली मैं बताता हूँ, अभी पहले सुन लो। उसने इसको क्या किया बेटा, चारकोल होता है ना, बिल्कुल काला चारकोल, उससे अंदर पेंट कर दिया उसको, पेंट यूजिंग ब्लैक चारकोल। ठीक है? और उसने एक होल किया बच्चे यहाँ पे, अब ये सारा का सारा अंदर से ब्लैक चारकोल, ये इसने होल दिया रेडिएशन को अंदर लाने के लिए, और एक पोर्शन जहां से वो सीधा सीधा इंसिडेंट करेगा उसको ऐसे एक सरफेस उसने इस टाइप के लिए, ताकि इससे रिफ्लेक्ट हो जाए। ये भी क्या है बच्चों? ब्लैक चारकोल, ये यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा ब्लैक चारकोल से पेंटेड कर दिया उसने, और एक होल कर दिया, और अंदर से पूरा खाली है। ठीक है? एम्प्टी है, ऐसे नहीं फिल्ड है, एम्प्टी। क्लियर है? देखें बच्चों, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, इजी है, कुछ ज्यादा कोई टफ नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, इस टॉपिक पे। ठीक है? जो न्यूमेरिकल वाले आएंगे वो थोड़ी आगे आएंगे। देखो देखो क्या हो रहा है, लाइट इसने ऐसे इंसिडेंट करवाई, तो देखो होगा क्या, ध्यान सुनो। और परफेक्टली तो है नहीं है, परफेक्टली बॉडी नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग कि जो इसका एब्जॉर्प्शन रेट है, मान के चलो कि नॉट इक्वल टू वन है, नियरली टू वन है, नॉट इक्वल टू वन है, परफेक्टली नहीं है ना। तो आप जो बोलोगे हम बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ले लेंगे, अभी के लिए तो वन तो नहीं है। वन नहीं है तो क्या किया आपने? ब्लैक पेंट ब्लैक वाले पोर्शन से टकराया। अगर सर ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है फुल्ली, तो इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्ट तो करेगा ही करेगा। हाँ, रिफ्लेक्ट करेगा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये लाइट रिफ्लेक्ट कर गई है, ऐसे कैसे भी बना दो, रिफ्लेक्ट कर गई। तो अगर ये ए रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पे ट्रांसमिशन जीरो है, ट्रांसमिट हो ही नहीं सकता, तो मुझे एक चीज बताओ, हमने अभी पढ़ा था कि वन इक्वल टू ए प्लस आर, और टी की वैल्यू जीरो है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन माइनस ए हो जाएगी। मतलब इतने रेट से रिफ्लेक्ट करेगा, अगर इतने रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मान के चलो कि अगर 100% लाइट आई, तो 80% एब्जॉर्ब कर लिया, और इतने परसेंट क्या कर दिया बच्चे उसने? रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को, यस और नो?
क्लियर है हाँ जी एवरीवन? अब देखो ये लाइट जा रही है, अब इसका रेट है वन माइनस है, कुछ भी है, ठीक है, वन माइनस है। अब जैसे फिर टकराई तो फिर इसका ए एक्स पोर्शन इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी क्या कर दिया बच्चे, मान के चलो रिफ्लेक्ट कर दिया। कितना रिफ्लेक्ट किया, वन माइनस से तो पहले से ही था, फिर वन माइनस से दोबारा किया तो वन माइनस ए का स्क्वायर टाइम्स क्या कर दिया उसने, रिफ्लेक्ट कर दिया। और जैसे फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर टकराया, फिर टकराने के बाद यहां पे कुछ पोर्शन अब्जॉर्ब कर गया, कुछ पोर्शन अब्जॉर्ब करने के बाद बच्चों फिर दोबारा वन माइनस ए की पावर थ्री से इसने एब्सॉर्ब कर दिया, फिर टकराया, ठीक है। फिर टकरा के बच्चों करते 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 ऐसे टकरा के हम मान के चल रहे हैं कि ये बाहर निकल गया। कितनी टकराने पे निकला वो हमें नहीं पता, एनथ मान के चल रहे हैं कि आफ्टर एनथ रिफ्लेक्शन वेव या रेडिएशन कम्स आउट, रेडिएशन कम्स आउट विद रेट, कितने रेट से बाहर निकला, वन माइनस ए रेस टू पावर एन, इतने रेट से बाहर निकल गया। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। तो आराम से करते हैं, देखो मान के चलो कि लेट इंसिडेंट पावर पी, इंसिडेंट कितना है आपका, पी नोट है, कितना है, पी नोट है, इंसिडेंट मैंने करा पी नोट। तो जो बाहर निकल के आया, बाहर निकल के आया, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्शन निकल के आया, रिफ्लेक्शन पी रिफ्लेक्ट जो बाहर निकल के आया वो कितना निकल के आया, वन माइनस ए रेस टू पावर एन पी नोट, पी नोट का वन माइनस ए रेस टू पावर एन निकल के आया, ठीक है। तो फिर एब्जॉर्ब कितना किया, क्योंकि ट्रांसमिट तो कर नहीं रहा, एब्जॉर्ब कितना किया, आपने पता है कि टोटल इंसिडेंट पावर माइनस पी रिफ्लेक्टेड पावर, तो कितना एब्जॉर्ब किया सर, पी नॉट माइनस वन माइनस ए रेस टू पावर एन पी नॉट, इतना इसने एब्जॉर्ब किया। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूं कि ए इफेक्टिव कितना होगा, पूरी बॉडी का ए इफेक्टिव, तो मैं बोलूंगा एब्जॉर्प्शन अपॉन में इंसिडेंस, ये तो फॉर्मूला होता है। एब्जॉर्प्शन कितना निकल के, पी नॉट कॉमन ले लो, वन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइड बाय पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, फाइनली जो आपका ए इफेक्टिव आया वो कितना निकल के आया, वन माइनस ए रेज टू पावर एन, ये निकल के आया, मतलब कि इतना एब्जॉर्प्शन रेट है। तो अब इसको समझो, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। अगर कोई ऐसी बॉडी आपने बना ली चारकोल टाइप, और आपने लेट सपोज बॉडी को पेंट करते हुए आपने एब्जॉर्प्शन रेट देख लिया है कि उसकी वैल्यू मान के चलो 0.8 है, ठीक है, 0.8 है, तो देखो, और आफ्टर मैंने बोला आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ 10 टाइम्स, 10 टाइम्स रिफ्लेक्शन ले लिया, तो एक एक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो वन माइनस 0.8 रेज टू पावर 10, वन माइनस 0.2 रेज टू पावर 10। अगर इसको मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/10 रेज टू पावर 10। पता, 2 रेज टू पावर 10 अलग लिख दो, 10 रेज टू पावर 10 अलग लिख दो, 2 रेज टू पावर 10 पता कितना होता है, 1024 के आसपास, 1000। तो 10 रेज टू पावर 10 तो भाई 10 रेज टू पावर 10 ही है। देखो 1000 में लिख सकता हूँ, तो 1000 होगा 10 रेज टू पावर 3, अप्रोक्सीमेटली होगा 10 रेज टू पावर 10, कितना होगा, वन माइनस 10 पावर -7, समझ रहे हो, 0.0000001, क्या नियरली वन के बराबर नहीं आ गया बच्चों, यस और नो? तो ऐसी टाइप की बॉडी को, जो कि परफेक्टली बॉडी नहीं थी, लेकिन फेरी ने उसको परफेक्टली बनाने की कोशिश किया। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों, यस और नो? ताकि मोस्ट ऑफ द पावर उस क्या कर सके बच्चों, एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो सभी को? हाँ जी सर। Yes, sir.
ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं एम से पावर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।